दुनिया में कैसे सैनिकों का महत्व बढ़ा और किस तरीके से जो फ्यूडल्स के पास जन सामान्य हुआ करते थे उन्हीं को सैनिकों के फॉर्म में यूज करते थे, लेकिन समय के साथ जब सेनाओं ने युद्ध को आधुनिक तरीके से लड़ना शुरू किया तो फिर सेनाओं के तरीकों में भी परिवर्तन देखने को मिला। इस पूरे क्वेश्चन में हम इसी विषय पर बात करेंगे, क्योंकि विश्व में जो आधुनिक समय में युद्ध हुए उसमें आपको नया तरीका देखने को मिला है युद्ध का, और सैनिकों के लिए एक नई व्यवस्था हमको वहां पर देखने को मिली है। पहले जहां पर जो फ्यूडल्स हुआ करते थे उनके पास जो सर्व्स होते थे, जो दास होते थे, यही दास उनके लिए युद्ध के समय में आर्मी का काम किया करते थे। लेकिन जैसे जैसे समाज आधुनिक होता गया उसी तरीके से शक्ति प्रदर्शन, संसाधन और उसके अलावा संगठन की क्षमता, इनका भी उपयोग होने लगा। और इस वजह से आपको एक अलग तरह का सैन्य जनशक्ति देखने को मिलेगा। तो औद्योगिकरण, वैज्ञानिक प्रगति और तकनीकी नवाचार ने युद्ध की तकनीक को पूरे तरीके से बदल दिया है। आज के समय में आप देख रहे हैं कि ह्यूमन से ज्यादा जो आधुनिक देश हैं वो ड्रोन का यूज करने लगे हैं। मतलब जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं वैसे वैसे युद्ध में परिवर्तन होते दिखाई दे रहा है। आपने कई सारी ऐसी मूवीज भी देखी होंगी जहां पर टेक्नोलॉजी का यूज बहुत हो रहा है। आने वाले समय में आप देखेंगे एआई और रोबोट, इनका भी यूज होगा एज एन वेपन। ये आपको दिखाई दे जाएगा। वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 के बीच में आप देखेंगे कितना परिवर्तन वर्ल्ड ने देखा है, और अभी जो युद्ध चल रहे हैं उसमें कितना परिवर्तन होते हमको दिखाई दिया है। फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन ने युद्ध को बदल के रख दिया था, और वहां पे जन सैन्य युद्ध की अवधारणा आई थी। मतलब कि जो मैन पावर है उसको यूज किया जाएगा एज एन आर्मी। यहाँ पर सैनिकों को या जो लोग हैं उनको सैनिक भर्तियों में आना अनिवार्य कर दिया गया, कि जिससे लाखों लोग जो लाखों सैनिक हैं वो युद्ध में भाग ले सके। और यही वो दौर है जो कि देखिए, पहले राजाओं के लिए युद्ध होता था, लेकिन राजाओं के लिए लॉयल्टी बहुत लंबी नहीं चल सकती है। इसलिए एक नई लॉयल्टी की शुरुआत हुई, और वह लॉयल्टी थी नेशन के फॉर्म में। तो राष्ट्र और राष्ट्रवाद ने ना युद्ध के तरीकों को बदल के रख दिया। जो मोबिलाइजेशन है आर्मी का, उसमें एक नैतिक बिहेवियर डाला गया, एक वैचारिक आधार दिया गया, जिससे कि सत्ता परिवर्तन होता रहे पर जो सैनिक हैं उनकी विचारधारा, उनकी मोरालिटी, इसमें परिवर्तन ना आए। तो व्यक्ति जाएगा लेकिन राज्य रहेगा, राष्ट्र रहेगा। इस वजह से सैनिक लंबे समय तक अपने देश के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल सकते हैं। तो अब किसी व्यक्ति के लिए नहीं, राज्य के लिए नहीं, राजा के लिए नहीं, अब लड़ेंगे राष्ट्र के लिए, नेशन के लिए। और यह धारणा आप देखेंगे जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होता है और सेकंड वर्ल्ड वॉर होता है, उस समय यह धारणा और कठोर होती चली गई। तो प्रथम विश्व युद्ध में यूरोप के लगभग सभी देशों ने पार्टिसिपेट किया और करोड़ों सैनिक यहाँ पर लामबंद हुए। और आपको पता होगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सिविलियन की तुलना में जो आर्मी पर्सनल्स थे, इनकी इज्जत में बेतहाशा वृद्धि देखी जाती है। ये कहा गया कि अगर आपको मैस्कुलिन, अपना पुरुषार्थ दिखाना है, तो आपको सैनिक बनना पड़ेगा। सैनिक बने बिना आपके पुरुषार्थ का कोई खास महत्व नहीं है। तो सैनिकों को दुनिया के अन्य पेशों से अलग देखा जाने लगा। सैनिकों के लोगों के मन में सम्मान बढ़ता चला गया, और सैनिक एक तरीके से राष्ट्रवाद की भावना का एग्जाम्पल बन गए। तो यह पूरे तरीके से चीजें बदलती गई, और सैनिकों का उपयोग फिर वहां के सत्ताधीशों ने अपनी राजनीति पे भी किया है। द्वितीय विश्व युद्ध में ये चीजें और बढ़ी। अमेरिका, यूएसएसआर, जर्मनी, ब्रिटेन, इन्होंने विशाल सेनाएं खड़ी करी। अब महिलाओं का भी रोल आना शुरू हो गया, या सैन्य सहायक के तौर पर काम करना शुरू किए। तो महिलाओं ने भी फैक्ट्रियों में और सेना की सहायकों के तौर पे काम करना शुरू कर दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कैसे सैनिकों ने यहाँ पर अपना जो पूरा बिहेवियर है वो चेंज किया। और महिलाओं की एंट्री के साथ जो सैनिक घायल होते थे उनके उपचार के लिए, उनके इलाज के लिए महिलाओं की नियुक्ति यहाँ पर होनी शुरू हो गई। यह आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर और कोल्ड वॉर के राह में काफी देखने को मिलेगा। उपनिवेशों की भूमिका भी बहुत है, क्योंकि यूरोपीय देशों में जनसंख्या उतनी नहीं थी, युद्ध हो रहे थे। तो ऐसी स्थिति में जो उपनिवेश बनाए गए, वहां पर जो लोग थे उनको आर्मी में शामिल किया जाने लगा। तो ऐसे में एशिया, अफ्रीका, यहाँ के कई सारे उपनिवेश जो हैं उनमें वहां के लोगों की भर्ती शुरू हो गई। तो आप देखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इसमें एशिया, अफ्रीकी और साउथ अमेरिकी देशों का कोई रोल नहीं रहा है, फिर भी वो सैनिक के तौर पर वहां पे काम करते रहे हैं। तो भारतीय, अफ्रीकी और कैरेबियन सैनिक विश्व युद्धों में काफी पार्टिसिपेट किए हैं।
तकनीकी विकास हुए और औद्योगिकरण का प्रभाव पड़ा, नए हथियार आए, तोप आए, जहाज आए, बंदूक आए। इनका बने बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हो गया। जब बड़े पैमाने पर उत्पादन हुआ तो युद्ध में इसका असर भी हमको देखने को मिलता है और मशीनों ने और उद्योगों ने या औद्योगिक उत्पादनों ने युद्ध में निर्णायक भूमिका निभानी शुरू कर दी। अगर आपको पता होगा तो हिटलर ने जिस तरीके से मास प्रोडक्शन किया था, उससे एक समय तक तो ब्रिटेन हारना शुरू हो चुका था, लेकिन एक गलती हुई, उस गलती ने हिटलर को हरा दिया पूरे वॉर में। प्रथम विश्व युद्ध में आपने देखा कि मशीन गन बनाई गई, टैंक, जहरीली गैस, हवाई जहाज, पनडुब्बियां, ये सब युद्ध में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुए। इसके अलावा जो ट्रेंच वॉरफेयर थे या फिर उस बात करें हम नए संचार माध्यम थे, इनका भी उपयोग बहुत युद्ध में होता रहा है। कंप्यूटिंग का भी आप दौर देखेंगे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपको काफी देखने को मिला है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तकनीक और बढ़ती चली गई, रॉकेट, रडार, बम वर्षक विमान, परमाणु बम, इनका उपयोग हुआ और उन्होंने युद्ध की दिशा तय की। जैसे कि जापान के ऊपर हिरोशिमा नागासाकी में अमेरिका ने बम विस्फोट किया था, तो इसका असर भी आपको यहाँ पर देखने को मिला। कोल्ड वॉर के समय में भी आप देख रहे थे, शीत युद्ध का जो समय था वहां पर भी आपने देखा कि कैसे परमाणु हथियारों की होड़ लगी हुई थी, बैलिस्टिक मिसाइलें बन रही थी, अंतरिक्ष तकनीक आ रही थी, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी हो रही थी और एक नया आधुनिक सैन्य संतुलन जो है हमको देखने को मिला। आधुनिक युग में आप देख ही रहे हैं, कंप्यूटर, उपग्रह, साइबर तकनीक, इनका यूज हो रहा है। हाइब्रिड वॉरफेयर में सैन्य शक्ति के साथ साथ आप देख रहे हैं तकनीक, आर्थिक और सूचना तकनीक का उपयोग हो रहा है। अब क्या है कि युद्ध केवल सेना के आधार पर नहीं, समाज और अर्थव्यवस्था के रूप में लड़े जा रहे हैं। जो जनशक्ति है उसका मोबिलाइजेशन न करके तकनीकी नवाचार को यूज किया जा रहा है, रोबोट और ड्रोन का यूज किया जा रहा है। तो जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे आप देख रहे हैं कि दिशा भी बदलती जा रही है युद्ध की, कि राज्यों की प्रशासनिक क्षमता, इसके अलावा संसाधनों का केंद्रीकरण, युद्ध के बाद की राजनीति का आपको प्रभाव देखने को मिलेगा आज के समय में जो युद्ध हो रहे हैं। तो आधुनिक युद्ध में जो सैनिक जनशक्ति है, तकनीक का मोबिलाइजेशन है, इन्होंने निर्णायक भूमिका निभाई है। आप इजराइल ईरान वॉर देखिए, कितना टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है, या अभी यूक्रेन रशिया वॉर देखिए। इंडिया पाकिस्तान वॉर में भी आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से इंडिया ने अपनी टेक्नोलॉजी का यूज किया। S-400, इसके अलावा जो आकाश मिसाइल है जिसके प्रयोग से वह मिसाइल को इंटरसेप्ट कर रहे हैं, तो यह सब चीजें काफी बदलते आपको दिखाई देंगी। और आज के समय में टेक्नोलॉजी के बिना वॉर लड़ ही नहीं सकते हैं। टेक्नोलॉजी ने युद्ध के पेस को, तरीके को, परिणाम को एकदम सेट कर दिया है कि भाई जिसकी टेक्नोलॉजी हायर है वो ज्यादा पावरफुल है और वही युद्ध जीत सकेगा। उसके अलावा आप देखेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जहां पे टैंक का रोल मेन था, वहीं पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में परमाणु युग की शुरुआत हो गई। जब हिरोशिमा नागासाकी में अटैक किया, उसके बाद देखेंगे काफी चीजें बदलती आपको दिखाई दी। आज देखेंगे साइबर और कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका कितना उपयोग किया जा रहा है युद्ध में, और जिनके पास ये शक्ति होगी वही जीतेंगे। एक बात समझिए कि अभी तो ड्रोन एयर एज चल रहा है, 10 से 15 साल बाद आपको दिखाई देगा कि वॉरफेयर जो है वो अब रोबोट के आधार पे होंगे। जो रोबोट है वो युद्ध लड़ेंगे मानवों के बिहाफ में, और धीमे धीमे मानव का रोल कम होता जाएगा युद्ध में और उसकी जगह में जो टेक्नोलॉजी है वो ज्यादा उपयोग की जाएगी। और जिसके पास टेक्नोलॉजी ज्यादा स्ट्रांग होगी वही आगे बढ़ेगा। इसीलिए दुनिया के बड़े देश इस समय टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, ना कि वह आर्मी बढ़ाने से ज्यादा टेक्नोलॉजी को ही बढ़ाने में इस समय ज्यादा अपना पैसा खर्च करते जा रहे हैं।